महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के साथ साथ यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव के परिणाम आज आने वाले हैं। जो शुरुआती रुझान है उसमें क्या कुछ है हम जानेंगे। हमारे साथी फरजाना यहाँ पे जुड़ी है न्यूज रूम से, हम आपको लाइव कर रहे हैं। तमाम साथी लगातार काम करें ताकि सबसे पहले आपको मतगणना की तस्वीर बताएं, सटीक और सही विश्लेषण बताएं। फरजाना, क्या है 9 विधानसभा सीटों की कहानी अभी फिलहाल? यूपी में जो 9 सीटों के रिजल्ट आ रहे हैं उसमें से 6 में तो बीजेपी आगे चल रही है और सिर्फ 3 सीटों में समाजवादी पार्टी का ही कब्जा दिख रहा है। ठीक है, मीरापुर में आरएलडी के जो प्रत्याशी हैं मिथिलेश पाल वो जीतते दिखाई दे रही हैं, जबकि मैनपुरी के करहल में तेज प्रताप जो पहले आगे चल रहे थे फिर पीछे हो गए, उसके बाद फिर आगे चले गए। ठीक है, और अंबेडकर नगर की कटहरी में भी बीजेपी आगे, ज़्यादातर सीटों में यानी कि रुझानों में बीजेपी का ही दबदबा दिख रहा है और सपा की साइकिल जो है पंक्चर होती नजर आ रही है। ठीक है, तो चलते हैं। प्रशांत सर भी लगातार सुबह से नजरें गड़ाए हुए स्क्रीन पर और चुनाव के समय भी काफ़ी मेहनत कर रहे थे लगातार कि क्या वजह मानते हैं सर आप कि 9 विधानसभा सीट पर जो है उपचुनाव हुए हैं और लोकसभा चुनाव में हमने देखा था कि बीजेपी को झटका लगा था, लेकिन उपचुनाव में जनता ने फिर से भाजपा पर भरोसा जताया है? देखिए किसले अभी शुरुआती रुझान है और अभी अगर देखें तो 6 सीटों पर बीजेपी आगे है, 3 सीटों पर सपा आगे है। अगर यही रुझान का कायम रहते हैं तो हम इसको सपा के लिए झटका मानेंगे और बीजेपी के लिए एक तरह से जैसे वो बदला लेने की बात कर रहे थे उसको हम मानेंगे कि वो अपना बदला ले रहे हैं। अगर हम इस लोकसभा चुनाव के नतीजों को छोड़ दें तो उसके पहले 19 में 24 में या फिर पिछले 2 विधानसभा चुनाव देख लें, पूरी तरह से बीजेपी का दबदबा रहा है। तो उस हिसाब से ये कोई अलग नतीजे नहीं हैं। अलग नतीजे सिर्फ इस मायने में हैं कि हाल के लोकसभा चुनाव में जो सपा की सफलता थी वो यहाँ पे वो दोहरा नहीं पाए हैं। अभी फ़िलहाल वो अपने गढ़ में करहल में और सीसामऊ में और कटहरी में आगे चल रहे हैं, बाकी सारी सीटों पे वो पीछे हैं। करहल में उनकी बढ़त अच्छी हो गई है, सीसामऊ में भी उनकी बढ़त काफ़ी है, लेकिन बाकी सीटों पे मुकाबला ऐसा नहीं है कि बीजेपी बहुत आगे है और सपा बहुत पीछे है। तो हो सकता है कि कुछ 1-2 और सीटों पे नतीजे कुछ और हो जाएं। ठीक है, तो अभी तक का ये है कि नुकसान ये सपा के लिए है। अगर हम इन सीटों को देखें पहले तो 5 पे बीजेपी और इन 9 सीटों पे और 4 पे सपा थी। तो अगर ये नतीजे रहते हैं तो सपा को 1 सीट का नुकसान है और बीजेपी को 1 सीट का फ़ायदा है। ठीक है, हमारे साथी नितेश पांडे जी भी हमारे साथ हैं। नितेश जी, एक समय भाजपा का नारा था बहुत समय पहले कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वही बनाएंगे, बहुत पॉपुलर नारा हुआ था। और फिर लंबे समय बाद भारतीय जनता पार्टी एक और नारा खोज कर लाई है कि बटोगे तो कटोगे। क्या लगता है कि इस बार उपचुनाव में ये नारा काम किया है? काम तो कर गया यूपी के चुनाव में ही, और जो इसका इम्पैक्ट जो कहा जाता था कि महाराष्ट्र तक, तो महाराष्ट्र तक भी इसका असर दिख रहा है और बम्पर तरीके से दिख रहा है। और यूपी के तो बहुत सारे दिखाई है कि मतलब स्ट्रेट मतलब क्लीन स्वीप एक तरह से कह सकते हैं। तो क्लीन स्वीप तो नहीं, लेकिन 1-2 सीट जो सपा का गढ़ कहा जाता है बस उस हिस्से को छोड़ दिया जाए तो बाकी हिस्से पे बीजेपी ने कवर कर लिया है। अगर ये जो रुझान है और यही परिणाम में तब्दील होते हैं तो जनता के बीच क्या मैसेज जाएगा इस चुनाव से, यूपी उपचुनाव से? ये रुझान तो ऑलमोस्ट तब्दील होने वाले हैं, क्योंकि मैं अभी ये इलेक्शन साइट पे चेक कर रहा था तो सारे के सारे जो सीट्स हैं सब पे जो गैप है वो 10,000 से ज़्यादा का है। और सबसे इंटरेस्टिंग सीट आपको दिखाते हैं ये वाली मीरापुर की। मीरापुर में जो बवाल चल रहा था, यहाँ भी 10,000 का अंतर चल रहा है, यहाँ पे कुंदरकी में भी 18,000 का अंतर चल रहा है, जो बीजेपी वहाँ पे आगे है 2,000 के अंतर पे ये चल रहा है। तो फाइट फूलपुर में है, तो मौर्य जी का गढ़। मतलब कि जो रुझान है, रुझानों में 2,000, 5,000, 10,000 ऐसी लीड है, तो ये बदल भी सकता है। ये केवल फूलपुर में है, बाकी सब में 10,000 से ऊपर के गैप हैं, तो उसके चांसेस थोड़े से कम होंगे। और जैसे जैसे समय बीत रहा है और ये कंटिन्यूसली 10,000 का गैप बरकरार रखे हुए हैं तो इतना गैप भर पाना मुश्किल होगा। तो जो अभी रुझान चल रहे हैं ऑलमोस्ट यही नतीजे बन के बाहर निकलेंगे। अगर उपचुनाव में बीजेपी जीतती है इतनी सारी सीटें तो क्या हम ये कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव में हार का भाजपा ने बदला ले लिया? खैर वो तो लोकसभा चुनाव थे, तो उपचुनाव है, लेकिन फिर भी बदला लेना कहना सही होगा? बीजेपी खुद इस बात को कह रही है। रवि किशन सीसामऊ सीट पे प्रचार करने आए थे तो उन्होंने ये कहा भी था कि हम
लोकसभा चुनाव में जो हमारी हार हुई थी उसका हम इसमें बदला लेंगे। और बीजेपी जिस हिसाब से लोकसभा चुनाव के बाद उपचुनाव की तैयारियों में जुटी हुई थी, वो इसी मोड में थी कि इस बार इनको हम दिखाएंगे कि सारी सीटें, वो तो 9 पे 9 का दावा कर रहे थे, हालांकि जो कि अभी संभव होता नहीं दिख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए, और अगर सपा और बीजेपी इसे 2027 का सेमीफाइनल मान रहे थे, तो अगर ये 2027 का सेमीफाइनल है तो सेमीफाइनल तो वो हार रहे हैं। तो उस हिसाब से तो ये एक बड़ा झटका है सपा के लिए, क्योंकि अगर लोकसभा चुनाव में आपको जो सफलता मिली थी और 2 ही महीने बाद आप उपचुनाव में उस सफलता को दोहरा नहीं पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक सवाल खड़े होंगे और कहीं ना कहीं एक मोराल जो बूस्ट होगा वो बीजेपी का होगा, ना कि सपा का। बड़ी वजह क्या मानते हैं, मतलब भाजपा की कौन सी रणनीति काम कर गई यूपी के अंदर? बीजेपी की वही रणनीति काम कर रही है जो 2019 में, 2022 में, 2024 में काम कर रही थी। बूथ लेवल पे उनका संगठन बहुत मजबूत है, और इस चुनाव में आप देखेंगे तो योगी का जो वो नारा है, बटेंगे तो कटेंगे, वो कहीं ना कहीं यूपी में तो काम कर रहा है, महाराष्ट्र में भी काम कर रहा है, हरियाणा में काम कर चुका है, हरियाणा में काम कर चुका है। तो वो एक नारा है, और एक वो जो लोकसभा चुनाव के जीत के बाद जो एक बीजेपी वो परसेप्शन बनाने में सफल रही कि सिर्फ लोकसभा चुनाव में ये सीटें जीत के सपा जो तमाम नेताओं पे आरोप लगने शुरू हुए, रेप चार्जेस लगने शुरू हुए, और वो बीजेपी वो परसेप्शन बनाने में जुट गई कि देखिए इनको थोड़ी सी सफलता मिली और ये देखिए कैसे इनके नेता मनबड़ होते जा रहे हैं और अपना दबदबा दिखा रहे हैं, दबंगई दिखा रहे हैं। कई जगहों पे रेप के चार्जेस लगे, अपराध के और चार्जेस लगे। तो कहीं ना कहीं एक ये परसेप्शन उन्होंने लोगों में बना लिया, और सपा काउंटिंग के बाद से ही ये कह रहे, वोटिंग के बाद से ही ये कह रही है कि चुनाव में फर्जीवाड़ा हुआ है। वो अभी भी वो यही बात दोहराएंगे कि मीरापुर में और कुंदरकी में और एक जो सीसामऊ में, इन सीटों पे धांधली हुई है, प्रशासनिक दबाव काम किया है। तो वो अपने उस रुख पे कायम होंगे, और अगर यही रुझान होंगे तो शाम तक बड़ा सियासी हंगामा मचने वाला है, ये तय है। तो आपने अभी झमाझम विश्लेषण सुना। एबीपी गंगामा चैनल है, प्रशांत जी उसके इंचार्ज हैं और बहुत झमाझम यूपी की खबरें वहाँ पर लाते हैं। तो चलिए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं, उन न्यूज़रूम का आपको माहौल थोड़ा सा और दिखाते हैं। तो देखिए बाकायदा खाने वाने की भी तैयारी हो गई है, समोसा वमोसा आ गया, लोग समोसे का आनंद ले रहे हैं, आप देख सकते हैं। बाकी हम अपने अभिषेक भाई के पास आएंगे, बहुत बढ़िया विश्लेषण करते हैं ये। हम यूपी उपचुनाव की बात कर रहे हैं, 9 विधानसभा सीटों में से 6 पर बीजेपी आगे चल रही है। ये जो नतीजे हैं, अगर यही नतीजे रहते हैं, यही रुझान परिणामों में तब्दील होते हैं, तो इसके पीछे की बड़ी वजह क्या मानते हैं? कौन से भाजपा की रणनीति है जो काम कर गई? और लोकसभा चुनाव में यूपी की जनता ने जिस समाजवादी पार्टी वाली इंडिया गठबंधन को इतने सारे नंबर्स दिए थे, आखिर फिर क्या हुआ कि उपचुनाव में जो है ये नहीं बना पाए? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में जो 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, उसमें जो अभी मौजूदा स्थिति बनी है, उसमें कभी समाजवादी पार्टी आगे जा रही है तो कभी बीजेपी आगे जा रही है। देखिए, जहाँ तक बात मुद्दे की है, तो मुद्दे में अगर आप लोकसभा से इसको जोड़ते हुए देखें तो योगी आदित्यनाथ का जो नारा था, बटेंगे तो कटेंगे, उसने सिर्फ यूपी में ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र में भी अपना काम किया है और झारखंड में भी काम किया है। जैसे आप महाराष्ट्र के नतीजे देख रहे हैं, तो महाराष्ट्र में अभी बीजेपी प्लस जो है वो 200 पार के आसपास अभी रुझानों में आगे जा रही है। इंडिया गठबंधन जो है, इंडिया गठबंधन को अच्छा खासा डंट लगता हुआ दिख रहा है। इसके साथ में झारखंड में भी अगर आप देखें तो झारखंड में भी कभी बीजेपी आगे जा रही है तो कभी इंडिया गठबंधन आगे जा रहा है। तो ये जो पूरी एक रणनीति है, जिसमें अगर आप योगी आदित्यनाथ को जोड़ के देखते हैं तो अभी तो उत्तर प्रदेश में 2027 का मामला है, विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। एक तो ये 9 उपचुनाव सीटें जो है जीतनी बीजेपी के इस लिहाज से भी ज़रूरी है कि जो लोकसभा में डंट लगा था, क्या जो बीजेपी ने आरोप भी लगाया कि संविधान को बांटने जैसी बातों को ये झूठे तरीके से विपक्ष उठा रहा है, तो क्या ये जो नतीजे आएंगे, क्या इसको ये बताएंगे कि बीजेपी उन मतदाताओं को
कन्विंस करने में सफल रह पाई या नहीं रह पाई है। और साथ में कहीं ना कहीं ये एक इंडिकेशन भी देगा कि 2027 और 2029 में जो होने वाले लोकसभा चुनाव हैं उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो अभी हैं, जिनको भाजपा का सबसे बड़ा स्टार प्रचारक के तौर पर पूरे देश में किसी भी राज्य में चुनाव हो वहाँ पर प्रेजेंट किया जाता है, उसमें उनकी भावना क्या अब अगली मुख्यमंत्री या फिर से अगले प्रधानमंत्री के रूप में हो सकती है? बाबा का जलवा कायम है कुल मिलाकर। हमारे साथ विवेक सर भी हैं। अभी इन्होंने जो है सबके लिए समोसे मंगवाए हैं, सबको इन्होंने समोसे खिलवाए हैं। हमारे हिसाब से बहुत धनाढ़ व्यक्ति हैं, शेयर मार्केट में अच्छा खासा निवेश है उनका। तो आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है सो महाराष्ट्र में बढ़िया कर रही है, यूपी उपचुनाव बिहार में भी जलवा देखने को मिला है, तो शेयर मार्केट पर कुछ असर पड़ेगा इस चुनावी नतीजे का? बिल्कुल बिल्कुल 100% पड़ेगा। और जब सोमवार को मार्केट खुलेगी तो आप देखेंगे मार्केट में एक अचानक उछाल आया है। जैसे कि जब मोदी जी का एक्सपेक्टेड था जीतने का फुल मेजोरिटी के साथ लोकसभा में, बट जैसे ही पता चला मार्केट को कि मोदी जी हार रहे हैं तो थोड़ा सा गिरा था, कम सीटें आई थी जितनी एक्सपेक्टेड थी। लेकिन महाराष्ट्र में फुल मेजोरिटी के साथ सरकार आ रही है। अब सोमवार को देखना कितना मार्केट में ज़बरदस्त उछाल आएगा, तो बिल्कुल असर पड़ेगा। तो शेयर मार्केट के बारे में हमने बातचीत कर ली। विवेक जी, शेयर मार्केट पे बड़ा इनकी नज़र रहती है कि कौन सा शेयर बढ़ रहा है, कौन सा घट रहा है, तो ये कह रहे हैं कि मार्केट भी बढ़ेगा। अविनाश सर, यूपी उपचुनाव के जो नतीजे हैं उसे आप किस रूप में देखते हैं? क्या कौन सी रणनीति काम कर गई भाजपा की? भाजपा की रणनीति से ज़्यादा अखिलेश यादव का ओवर कॉन्फिडेंस उनको ले डूबा है। अखिलेश यादव को लगा कि जब 240 पे हमने रोक दिया है बीजेपी को, तो उसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी उत्तर प्रदेश की है, और इसीलिए उन्होंने अयोध्या के जो सांसद हैं अवधेश प्रसाद, उनको सबसे बड़ा नेता बना दिया। और इसी वो ओवर कॉन्फिडेंस में डूबे रहे कि नहीं, अब तो हम निकाल ही ले जाएंगे बीजेपी को, तो हम हरा ही देंगे। जैसे आपने बात की थी कि महाराष्ट्र में देखिए जैसे रुझान आ रहे हैं तो संजय राउत रोना शुरू कर दिए, तो वहाँ पर तो समाजवादी पार्टी वोटिंग के बाद से ही रो रही थी कि कुछ फर्जीवाड़ा हुआ है। तो सीसामऊ में हुआ या मीरापुर में हुआ या कुंदरकी में हुआ, जो हुआ वो तो सामने सामने दिखा ना, ऐसा नहीं है कि नहीं दिखा था। वो तो ना पिस्टल लहराते हुए पुलिस वाले दिखे ही थे ना, तो हंगामा तो हुआ था, बवाल तो हुआ ही था, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अभी चूंकि इन लोगों का अभी कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया है, 11 बज रहा है, हो सकता है कि समाजवादी पार्टी के लोग सो रहे होंगे। अभी राउत साहब सुबह सुबह आ जाते हैं मीडिया बाइट देने के लिए, तो उन्होंने बाइट दे दी है। और जिसका सबसे ज़्यादा डर था वो डर भी अब सामने आ गया है। ईवीएम इसकी विलन बना दी गई है। उदित राज हैं, वो कह रहे हैं कि जब तक ईवीएम है तब तक चुनाव ही नहीं हो सकता। हमने देखा था लोकसभा चुनाव में जीत के बाद से समाजवादी पार्टी के नेताओं पर खूब सारे आरोप लगे, रेप जैसे चार्जेस लगे, 2 बड़े नेताओं पे लगे, तो क्या इसका भी असर मानते हैं आप? इसका असर देखो, तो नैरेटिव की बात होती है। अगर इसका असर होता तब तो बहुत बड़े बड़े आरोप बीजेपी पे लगाए गए थे ना समाजवादी पार्टी की तरफ से, या बहुत बड़े उत्तर प्रदेश में भी लगाए गए थे, महाराष्ट्र में भी लगाए गए थे, उसका कोई असर दिखा नहीं। सबसे बड़ा असर तो ये है ना कि भाई आप लोकसभा लड़ रहे थे, आप सांसद, आप विधायक थे, आप विधायक छोड़ करके सांसद बन गए, तो जब बन गए सांसद तो अपनी सीट रिटेन नहीं कर पा रहे हैं। तो ये तो अखिलेश यादव को ओवर कॉन्फिडेंस है यार, लोकसभा जीत गए, अब तो विधानसभा में क्या है, ये तो पुरानी सीट हम जीत ही लेंगे, और उसमें ये ज़्यादा डूबे हैं। तो शुरुआती रुझान में यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर 6 पर बीजेपी आगे चल रही है। इसके पीछे की वजह क्या है? बीजेपी की कौन सी रणनीति काम कर गई? क्या अखिलेश यादव का ओवर कॉन्फिडेंस उनकी पार्टी को यूपी के अंदर ले डूबा? इन तमाम मुद्दों पर हमने चर्चा की। बाकी इस पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय बताइए और देखते रहिए एबीपी लाइव, क्योंकि एबीपी लाइव पर सबसे तेज चुनावी कवरेज जारी है।